नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा। बेरी विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ बीजेपी के बड़े नेता हैं विक्रम कात्यान। फादर साहब इनके 2 बार विधायक रह चुके हैं, सेवाएं लोगों को दे चुके हैं और एक परिवार में एक बड़ा नाम है प्रोफेसर शेर सिंह। प्रोफेसर शेर सिंह की बात करूं तो हरियाणा के उदय में, हरियाणा को पहचान दिलाने में, हरियाणा को नाम देने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। कई मर्तबा विधायक रहे, मंत्री रहे, हरियाणा की नहीं केंद्र की राजनीति में भी उनका पूरा दखल रहा। आज इनसे बात करेंगे विक्रम कात्यान का जो कर्मस्थल है बेरी, वहाँ पर सीन क्या चल रहा है और दूसरी बात ये कि इस बार क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फाइट सीधी सीधी कांग्रेस के साथ में, अगर बीजेपी इनको टिकट देती है, मैदान में उतारती है तो मुकाबला इस बार रोचक रहेगा। और इनकी यात्रा भी एक चल रही है इन दिनों बेरी हल्के में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं। फादर साहब, विक्रम जी 2 बार आपके विधायक रहे हैं हल्के से, आप नुमाइंदगी करते हैं बेरी हल्के की। बीजेपी ने आप पर भरोसा भी जताया और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जाटलैंड में बीजेपी का परचम को ये लहरा रहा है या ऊंचा करके चल रहा है तो वो उसमें आपका नाम आता है। और प्रोफेसर शेर सिंह जो हैं वो आपके परिवार से आते हैं, बड़ा नाम उनका कद रहा है। हरियाणा का जब उदय हुआ 1966 में, जब हरियाणा बना तो उनकी एक बड़ा रोल रहा था, भूमिका रही थी। थोड़ा सा मैं परिवार के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे कैसे, क्योंकि आपका राजनीतिक परिवार है। फादर साहब जब आपके विधायक बने तो उनका जुड़ाव जो है चौधरी चरण सिंह से रहा। चौधरी चरण सिंह का मतलब ये है कि किसानियत से, किसानों के नेता, तो आपका परिवार जो है हमेशा से किसानों के साथ में रहा। कैसे कैसे राजनीति का सफ़र शुरू होता है? देखिए, गुलामी का समय था और उस समय आर्य समाज जो है अपना प्रभाव जो है लगातार बढ़ा रहा था। और ये बात करीब 1920 के आसपास थी जब मेरे दादाजी चौधरी शीशराम जी आर्य समाज के प्रभाव में आए, तो उससे भी पहले। और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे वो। और 1929 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया समाज की चेतना के लिए। और जब छुआछूत की एक बहुत बीमारी थी, समाज को छुआछूत की जो बीमारी जो वो दीमक की तरह खाए जा रही थी, उस समय की बात है। तो 1929 में एक बागपुर मेरे पैतृक गांव में कुआं खोदने का काम उन्होंने किया और उस कुएं के ऊपर हमारे हरिजन भाइयों को चढ़ा के उनसे पानी भरवा के और उनके साथ वहाँ सहबौज कर किया उन्होंने। और उस समय तो ये था कि उस कुएं से हरिजन पानी पी भी नहीं सकते थे और जो मेरे दादा थे उन्होंने कुएं पे चढ़ा के उनके साथ सहबौज भी किया। एक बड़ा समाज में एक अजीब सी वो आ गई, विरोध आया इस चीज़ का। हुक्का पानी बंद कर दिया, समाज से बेदखल कर दिया और उसको कहें कि जात बाहर निकालने वाली बात ये कर दी गई। लेकिन मेरे दादाजी इस बात को माने नहीं। उन्होंने आर्य समाज की पूरे तरीके से आत्मसात जो है वो कर लिया था। और उसका ये परिणाम ये रहा कि चौधरी छोटूराम को जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे एक कोई शीशराम है बागपुर के अंदर, उन्होंने ऐसा किया है, तो वो ख़ास तौर पे उस कुएं के ऊपर आए, पानी पी के गए, वहाँ पे खाना खा के गए। और जो अगर हम बात करें तो उस समय महात्मा गांधी जी ने भी जब ये उन्हें पता चला तो उस कुएं की चिट्ठी लिख के प्रशंसा की। और इस दौरान मेरे ताऊ जी जो प्रोफेसर साहब थे उनकी सगाई भी हो चुकी थी, क्योंकि जात बाहर निकाल दिया था, हुक्का पानी बंद कर दिया था, तो वो सगाई भी टूट गई। लेकिन मेरे दादाजी तो थे, उन्होंने एक बड़े अड़ियल किस्म के थे और इस बात पर बिल्कुल तबने का काम नहीं किया। मतलब एससी समाज को उनका हक दिलाने के लिए, उनको प्रेम दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए परिवार ने पूरी तरह से कुर्बानियाँ दी हैं। मतलब उनको जो बेशक जात से बाहर किया, हुक्का पानी बंद किया, लेकिन डटे रहे। किसी भी जात से समाज बड़ा होता है। जो हमारा समाज है उसको एक साथ लेके चलना। जात बिरादरियाँ तो पता नहीं किस किस स्वार्थ के कारण बनाई गई हैं, किस पहले तो बनाई गई थी कर्म के आधार पे, लेकिन बाद में इनको स्वार्थी रूप ले लिया गया। लेकिन ये है कि उसको सब तो हरिजन भी तो हमारे भाई ही हैं। तो इस बात को उन्होंने सोच के, और बिल्कुल अनपढ़ थे। मैं तो इस बात को कहूँगा कि मेरे परिवार को सबसे ज़्यादा अगर मैं बात कहूँ बढ़ाने का काम उन्होंने किया तो मेरे दादाजी ने किया, वो शुरुआत थी। फिर 1946 से प्रोफेसर शेर सिंह जो मेरे ताऊ जी हैं उन्होंने चुनाव की शुरुआत की, राजनीति में प्रवेश किया और बड़ा अच्छा एक मैसेज भी था। उस समय के लोग बड़े आगे थे राजनीतिक रूप से, वो पसंद करते थे कि ईमानदार और मेहनती और कौन इस इलाके को आगे पहुंचा सकता है। ये एक बड़ी एक वो थी जो छोटूराम, प्रोफेसर शेर सिंह के बड़े नाम हैं। जो मतलब मैं ये कहूँ कि उस जब छोटूराम जब राजनीति में आए थे उस समय तो ये होता था कि जागीरदार और ज़मींदार ही चुनाव लड़ सकते थे। तो बेरी का इलाका इतना आगे था कि 200 बीघे ज़मीन और एक हवेली जो छोटूराम के नाम कराई गई।
करीब करीब 1000-1200 बीघे ज़मीन जो है नाम कराई गई थी और 4 हवेलियां नाम कराई गई, तब वो एलिजिबल हुए थे चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस समय इतना आगे था ये बेरी का इलाका कि उनको ये पहचान थी कि कौन आपको अच्छा आगे ले जा सकता है, कौन आपके हकों की आवाज़ उठा सकता है, कौन मतलब राजनीतिक रूप से मुझे मेरा कहने का मतलब ये था कि बड़े आगे था। उसके बाद प्रोफेसर शेर सिंह ने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। वो बहुत बार केंद्र में मंत्री रहे, रेलवे में, डिफेंस में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में। मुझे गर्व है इस बात का कि रोहतक जो अपना ये अपना रेडियो स्टेशन है, यहाँ भी मेरे ताऊ जी का पत्थर लगा हुआ है। मेडिकल कॉलेज जो पीजीआई जिसको हम कहते हैं, ये भी यहाँ भी उनका ही अनावरण किया हुआ है। तो बड़े काम किए इस इलाके में। नहरें नहीं थी, नहरें जब सिंचाई मंत्री थे तो वो सिंचाई का काम उन्होंने खूब किया। और जब वो प्रताप सिंह कैरो जी जब यूनाइटेड पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो प्रोफेसर शेर सिंह डिप्टी सीएम थे। और उस समय ये झगड़ा हुआ था कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है हमारे, जिसको आज हम हरियाणा के रूप में जानते हैं, उसके साथ भेदभाव किया जाता था पंजाबी भाषी क्षेत्रों के मुकाबले। तो वो एक आंदोलन था और अग्रणी भूमिका प्रोफेसर साहब ने निभाई हरियाणा बनाने के अंदर। तो चौधरी देवीलाल का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा हरियाणा बनाने में। और फिर उसके बाद जो है वो 1982 में मेरे पिताजी जो सक्रिय राजनीति में आए, वो चौधरी चरण सिंह जी के साथ आए। और 1982 में एक राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था और उस पानी को ले SYL को लेकर हुआ था। उसमें हक जो था हमारा कुछ छीना गया था। तो उसमें एक मीटिंग के दौरान 2 ही आदमी शुरुआत में थे, जो ओम प्रकाश बेरी और अपना बलबीर सिंह ग्रेवाल। ये 2 आदमी ऐसे थे जिन्होंने हाथ उठा के चौधरी चरण सिंह को ये कहा था कि सामूहिक इस्तीफ़ा दिया जाए। और सामूहिक इस्तीफ़े हुए, 22 विधायकों के सामूहिक इस्तीफ़े उस दौरान हुए थे। और अगर मैं बात करूं कि दूसरे टर्म में विधायक मेरे पिताजी रहे 1991 वाली टर्म में, जब चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। यहाँ से वो कांग्रेस से विधायक थे और एस्टीमेट कमेटी जो विधानसभा की होती है उसके चेयरमैन मेरे फादर थे उस टाइम पे, जो विधानसभा की इंटरनल कमेटीज़ होती हैं उसके। तो एक आकलन समिति जो थी उसमें ये एक आकलन देखा गया कि हमारा दक्षिणी हरियाणा का तत्कालीन 8 जो हमारे ज़िले थे, जो रोहतक ज़िला और झज्जर ज़िला एक ही था उस समय। तो रोहतक को मिला के 8 ज़िले ऐसे थे दक्षिणी हरियाणा के जिनका 18 लाख एकड़ फुट पानी हर वारे पे जो हमारा पानी हिसार और सिरसा के इलाके में जा रहा था। तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। 1994 में एक बहुत बड़ी रैली की और उसका खामियाजा ये भी मिला कि 6 साल के लिए कांग्रेस से उनको निकाल भी दिया गया। तो क्रांतिकारी और पुराने राजनीतिक परिवार से आता हूँ, वही मेहनत मेरे खून में है, वही संघर्ष मैं कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो है वो हमने यात्रा 3 दिन पहले यात्रा शुरू की थी। 3 दिन की यात्रा हमारी हो चुकी है। अब 2 दिन का ये त्योहारों का हमने ब्रेक लिया था क्योंकि सब लोग कार्यकर्ता। यात्रा की तस्वीरें मैंने देखी हैं, बहुत भीड़ होती है, रात तक यात्रा चलती है आपकी। जी, ये करीब 3:30 बजे हमारी यात्रा शुरू होती है। गांव के अंदर पूरा जिगजैग हमने रूट बना के पहले से ही और उस चीज़ को तैयार कर रखा है। पूरा रोड मैप हमने तैयार कर रखा है। हाँ, बहुत अच्छा इसका माहौल बन रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठा के देशभक्ति के नारों के साथ, देशभक्ति के गीतों के साथ यात्रा को लगातार इस लोगों के अंदर ये चेतना लेके चल रहे हैं कि इस बार अच्छा चुनाव, अच्छे नेतृत्व का चुनाव आपको करना है। जब बात आती है आपके परिवार की, इतनी बड़ी लेगेसी है, मतलब उनका योगदान जो है वो हिस्टोरिकल बहुत बड़ा योगदान है हिस्ट्री में, जो है उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। वो बेशक हरियाणा के गठन से लेके और तमाम चीज़ें, इस तरह की जो छुआछात जैसी चीज़ें थी उनको दूर करने का और का सामाजिक चेतना का बहुत बड़ी बात थी। और SC वर्ग को साथ लाने का, सम्मान देने का, ये सब तमाम चीज़ें हैं आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको लेके आप चल भी रहे हैं। वजह एक सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि BJP आपने चूज़ की कि भी हाँ मैं BJP से मुझे लड़ना चाहिए, BJP में काम करना चाहिए, और BJP से ही आपने चुनाव भी लड़े। इसकी वजह आप बताएंगे कि BJP क्यों? पार्टियां तो बहुत सारी हैं, हालांकि चौधरी चरण सिंह जी के साथ में आपके फादर साहब रहे, किसानों से जुड़ी हुई पार्टी है और किसानियत से जुड़ा हुआ चौधरी चरण सिंह जी का नाम है, उसी से आप आते हैं निकल कर। BJP जो चूज़ की है वो क्या चीज़ देख के की है? आपको क्या नज़र आता है BJP में? देखिए, सबसे अच्छी बात BJP में ये लगती है कि ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है। एक बहुत बड़ा
जो संगठन है इसका, और इस संगठन में सब लोगों की सुनी जाती है। और ये कोई जेबी पार्टी नहीं है, एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ये पार्टी है। और इस भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है देश को आगे लेके जाने का, क्षेत्रों के विकास करने का। मुद्दा बस इतना ही है कि अच्छा नेतृत्व जो है वो निकल के आएगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाली पार्टी। 2019 के चुनाव पे चलते हैं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो अरविंद शर्मा आपके यहाँ से हारते हैं, और जितने मार्जिन से वो हारते हैं, लेकिन वो जब आपका चुनाव आता है, आप विधानसभा में उतरते हैं, फाइट करते हैं, वो मार्जिन बहुत थोड़ा सा रहता है, 12,000 समथिंग का जो है रह जाता है। वो ज़्यादा वोट से हारते हैं, आपको थोड़े से वोटों से हारना पड़ता है। हार आप जरूर गए, लेकिन समर्थन लोगों का मिलता है आपको। ये फ़र्क और अंतर ये क्यों आता है? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, नहीं, 2019 में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी लोकसभा से ज़रूर जीते थे, पर हमारे इलाके से उनको हार का सामना। वही बता रहा हूँ, आपके एरिया से जी। लेकिन आप मार्जिन को कम करते हैं। जब आप लड़ते हैं तो वो हार का मार्जिन बड़ा कम होता है। देखिए, ये तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, तो उस हिसाब से ये मुझे मिला। मोदी जी की बढ़िया लहर थी, अरविंद शर्मा जी जीते। कुल मिला के हम इस चीज़ को इस तरीके से तो नहीं आंक सकते कि वहाँ से हारे और वो बाकी कुल मिला के मुझे आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला है, लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिला है, और मैं सब लोगों को साथ लेके और इसको समावेशी एक तरीके से सहयोग जो था सब लोगों का, सब जो आशीर्वाद मिला था, वो मैं इस बारे में कहूँगा। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि बेरी विधानसभा उन 11 सीटों में से एक थी जो लोकसभा के अंतर्गत, विधानसभा लेवल पे हम अगर आंकड़े देखें तो सिर्फ 11 ही जगह पे भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था, उसमें से बेरी विधानसभा ही थी। और जब हम विधानसभा की बात करें तो वहाँ 50 सीटों को में हमें हार मिली थी। और यहाँ जो हमारा जो आंकड़ा था वो 25-26 हज़ार का था हार का, और मैं जो है डॉक्टर रघुवीर कादियान या कांग्रेस से हारा था 12,000 वोटों से। प्यार मिला जनता। 2014 का चुनाव जब हम देखते हैं तो पहले लोकसभा का चुनाव होता है, बीजेपी केंद्र में आ जाती है। हरियाणा के लोगों को भी लगता है कि भाई केंद्र में बीजेपी आ गई है, तो हरियाणा में अगर बीजेपी आएगी तो स्टेट को फ़ायदा मिलता है, काम होते हैं। तो यही एक विज़न था, जिसके बाद में लोगों का मूड बदला, मूड चेंज हुआ। 2014 में बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन जाती है। 2019 आता है, मोदी साहब रिपीट होते हैं केंद्र में। फिर लोग सोचते हैं कि भाई अब स्टेट में फिर से आनी चाहिए। 75 पार का नारा भी था, जो भी चीज़ें थी, लेकिन लोगों को एक ये लगता भी था कि बीजेपी केंद्र में आ गई है तो अब हरियाणा में भी अगर वही सरकार रहेगी तो स्टेट को फ़ायदा होता है, उनके क्षेत्र को फ़ायदा होता है। तो अब 24 में जब तीसरी बार फिर से केंद्र में बीजेपी आ गई है, आ चुकी है, इसका असर आपको कितना लगता है? हरियाणा का जो चुनाव अभी हो रहा है 1 महीने बाद, तो इसका असर आएगा? उनको लोगों को लगता है ऐसा कि जब केंद्र में बीजेपी है तो स्टेट में भी अगर बीजेपी आती है तो उनको फंड्स मिलते हैं, उनके लिए बजट सैंक्शन होता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें चलती हैं हल्के में? देखिए, हरियाणा कभी भी केंद्र से अलग नहीं रहा। आप पिछला इतिहास कभी का उठा के देख लें, जहाँ भी केंद्र की सरकार जो है जिस पार्टी की रही है उसी हिसाब से हरियाणा चलता है। और इस बार तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी जी ने परचम भारतीय जनता पार्टी का फहराने का काम किया, 240 सीटें लेने का काम किया, अब भी डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी। और इस बार मैं इस बात में कंफर्म हूँ कि बेरी के अंदर भी कमल का फूल जो है वो खिलने जा रहा है। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस बड़े शौक से बताती है बातें, उनके लोग बताते हैं कि भाई हमारे 2,500 के करीब एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस लगाई हैं, मतलब टिकट के लिए। और बेरी में भी कम नहीं है, बेरी में भी इस बार जो है बहुत ज़्यादा ऐसे एस्पिरेंट्स हैं वो जिनको लगता है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। कितनी मुश्किलें आपको लगता है कि डॉक्टर रघुवीर कादियान को हो सकती हैं अगर कांग्रेस, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो टिकटें आई नहीं हैं, अगर उनको टिकट देती है तो, हालांकि वहाँ से बहुत सारे लोग हैं, एक तस्वीर अहलावत हैं, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं, नाम दो नाम मैं जानता था, मैंने बताया आपको। तो वो सारे के सारे लोग चाहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, ये किसी की पपोती नहीं है और हक सभी का है। तो कांग्रेस से टिकटें मांग रहे हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी आपको लगती है, बीजेपी तलाशती है अपॉर्चुनिटी भी, कांग्रेस के लोग जो हैं टिकट मिलने के बाद में फिर ये सिर्फ फुटबॉल होगा? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कहूँ कि वो सिर्फ टप्पल हो गया, क्योंकि कांग्रेस की अपनी जो अंदरूनी चीज़ें हैं, किसको टिकट मिलती है ये कोई मेरे उसकी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि डॉक्टर रघुवीर कादियान जी ने दूसरे कहें कि आप सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो नहीं उभरनी थी। अभी आपने जो नाम लिया, तस्वीर भाई है,
और श्री ओम अलावत जी हैं, उन्होंने अभी पीछे पंचायत भी करी थी काफ़ी सारे हैं। जलगांव में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और एक लंबी फहरिस्त है कि भाई टिकट मांगने वालों की, और मांगना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टी है, जब आप मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, जब आप ये एक मेहनत कर रहे हैं तो चुनाव होना भी चाहिए, पार्टी को देखना भी चाहिए। हाँ, अब वो बीजेपी कांग्रेस जो है वो क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन वो करे या ना करे, इस बार कांग्रेस को जो है वो मुक्की ज़रूर खानी पड़ेगी। अच्छा, आपके क्षेत्र में मैंने कई विजिट किए हैं, मैं बेरी हल्के में घूमा हूँ। जब लोकसभा चुनाव था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे थे, अरविंद शर्मा लड़ रहे थे, तो मैंने एक चीज़ देखी, जो लोगों का जो नब्ज़ पकड़ने की कोशिश की, उनके अंदर ये था कि पिछली दफ़ा हमने दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। उनको लगता था, मैंने काफ़ी महिलाओं से बात की, महिलाओं की कुछ यात्राएँ थी, उसमें मैं देखा, घूमा, उनसे बातचीत की। उनको लगा कि यार इस शरीफ आदमी को जो है आपने हरा दिया, तो ये बड़ी रिजेंटमेंट थी उनके अंदर, और उसका रिजेंटमेंट का नतीजा ये आया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार ज़बरदस्त वोटों से जीत गए। 2 बार आप भी हारे हैं इसी सीट पर, 2 बार आप लगातार हारे, आपने मेहनत नहीं छोड़ी, आपने काम किया, और ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी एक बड़ी लेगेसी है, बड़े काम हैं। तो क्या लोगों में ऐसा है कि भाई उनसे 2 बार गलती हुई है, इस बार नहीं होनी चाहिए यार, 2 बार हरा दिया तुमने, एक अच्छे आदमी को हरा दिया, अच्छे परिवार से आते हैं, इतना कुछ समाज को दिया है, हरियाणा को दिया है, देश को दिया है, तो इस व्यक्ति को तो नहीं हराना चाहिए था। तो कुछ रिजेंटमेंट्स कुछ आपके पास में लोग आगे रिग्रेट करते हैं सर? देखिए, मैं पर्सनली मैं बताऊं, मेरा कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं है। मेरा पर्सनली मैं बताऊं कि मेरे पिताजी के और मेरी मदर जो है पहले टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में, उनकी पेंशन से मेरा काम चलता है, और ये बिल्कुल टीस है। और मैं 24 घंटे फुल टाइम पॉलिटिक्स में हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ। हमेशा मेरा फ़ोन ऑन रहता है। बाय चांस कोई मीटिंग वीटिंग होती है, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, तो मैं ये वापस उनको कॉल बैक करता हूँ। और ये तकलीफ़ है, बिल्कुल तकलीफ़ है। पिछली बार भी, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा मेरे हल्के में करीब करीब आखिरी के 9 दिन तक पूरे बेरी विधानसभा के अंदर थे, और एक बूथ के ऊपर रीपोल हुआ था, महराणा गांव के 160 नंबर बूथ पर रीपोल हुआ था। करीब 4 घंटे के आसपास उस तंबू में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो बैठे रहे थे, और बार बार वही बोलते रहे थे कि मेरी हार का बदला जो है वो ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो, नहीं तो इस बार कमल खिल जाना था, लेकिन इस बार फिर उनको जो है जीत है, तो इस बार ये बहाना तो कम से कम उनको नहीं मिलने वाला कि मेरी हार का बदला लो। इस बार वो जीते हुए हैं, तो मुझे, और मेरी हार की बात करें तो देखिए, सिंपैथी है जो लगा रहता है लगातार आप लोगों के बीच में, आप लोगों के काम करने के लिए, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई गलत हराया। अगर इसके पास ताकत होती जो ये काम नहीं करवा पा रहा, ऑब्वियसली मैं तो गांव का किसी मेंबर पंचायत भी नहीं हूँ, फिर भी मैं लोगों के बीच में लगा रहता हूँ। कोई छोटा मोटा बिजली का, कोई पानी का, कोई ये, कोई वो, कोई फ्लड का, कोई सिंचाई का, कोई हमारा जितना हमारी कोशिश होती है। ज़रूर है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, तो ये ज़रूर है। तो छोटे लेवल के काम जितने हम कोशिश करते हैं हम करवा लेते हैं। कुछ बड़े लेवल की रिकमेंडेशंस है, मंत्रियों से मिल के, कोई बात करके, कोई छोटी मोटी जो प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। कोई छोटी मोटी ग्रांट्स जो हैं उनको हम मंगवा लेते हैं। तो ये काम हैं, और लोगों के बीच में इस चीज़ का बिल्कुल है, एक सिंपैथी वेव आती है कि भाई 2 बार लड़ा है, उसके बाद भी बीच में है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं 2 बार लड़ा हूँ, उसके बाद भी खड़ा हूँ, तो वो सिर्फ वो उनका प्यार है, ताकत है। कोई रैली आती है तो मैं 1 पैसा उनको नहीं देता, वो अपनी जेब से अपना तेल खर्च करके, अपना समय खर्च करके, चाहे उनको महेंद्रगढ़ जाने की बात हो जाए, गुड़गांव की बात हो जाए, सांपला रैली की बात हो, जब कहीं भी जो आदेश पार्टी का होता है, वो अपने जेब से पैसा खर्च करके मुझे उन्होंने ताकत देने का काम किया है। और इस बार माहौल जो है वो सिंपैथेटिक तो है ही। 2 बार जब हार जाता है तो एक माहौल होता है कि भाई लड़का गलत, इसको देना चाहिए था, इसको मौका देना चाहिए था। तो माहौल हमारे पक्ष में है। और ये आपको मैं बताऊं कि टिकटों का फैसला नहीं हुआ है, और हमारे बीच में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने परमिशन ली कि जी मैं एक यात्रा निकालना चाहता हूं, झंडे लेके हम निकलेंगे। और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो माहौल, चुनाव का माहौल बना हुआ है। यात्रा का नाम भी ऐसा कुछ है, विक्रम आपके द्वार? जी, ये मेरे मित्र साथियों ने इस यात्रा का नाम रखा मारा विक्रम, थारा विक्रम थारे द्वार। तो भाई आपका विक्रम और आपके द्वार है, तो आप मदद करें
तो इस यात्रा में करीब करीब हम 12 पंचायतों को कवर कर चुके हैं। कल दूबल धनगांव की तीनों पंचायतों को, सिर्फ एक ही गांव हम पूरा कवर करें क्योंकि बड़ा गांव है, तो वो तीनों पंचायतों को कवर करेंगे। कल 3:30 बजे फिर से यात्रा का शुरू। स्ट्रेटेजिक व्यू से देखें तो बीजेपी इन दिनों ओबीसी के लिए काफ़ी कुछ बोलती है, करती है, कहती भी है कि भी हमने काफ़ी चीज़ें की हैं। कांग्रेस से शायद ये जो वोट है जो ओबीसी का है ये थोड़ा सा छिटका है, बीजेपी को इसी वोटर से आस भी रहती है। जब मुलाकात होती है तो आपको क्या लगता है कि ये जो वोटर है ओबीसी से जो आता है ये कितना बीजेपी के साथ है और कितना फ़ायदा बीजेपी को इसका मिलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मैं अभी 4-5 महीने पहले तक जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ झज्जर ज़िले का भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टी की जितनी भी नीतियाँ रहती थी उसमें जिलाध्यक्ष की अहम भूमिका रहती है। उनको इन्वॉल्व भी किया जाता है, उनसे राय भी ली जाती है। जहाँ तक मैं ये बात कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात पात की बात नहीं की, कभी किसी तरीके से राजनीति जो जात के नाम पे राजनीति का नहीं। हाँ, ओबीसी के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए या एससीज़ के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं जो लेके आए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। 8% जो अपना सरपंच वाला था, या जो हमारा जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे इसमें भी ओबीसी को 8% दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हर समाज की होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन को ज़रूर बढ़ाया है लेकिन जात पात की राजनीति नहीं की। और उस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का फैसला, जो फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अवश्य है। ओबीसी भी और जनरल भी और हर समाज जो है, एससीज़ भी, हर समाज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा है। आखिरी सवाल ये है विक्रम जी, आपके परिवार की जहाँ तक भूमिका रही है वो पानी लाने को लेकर भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। किसानों के लिए उन्होंने काम किया है। आपके जहन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, विज़न है? क्योंकि रहता है कि भाई मैं अगर सत्ता में आता हूँ, मैं पावर में आता हूँ, लोग मुझे चुनते हैं तो मैं ये चीज़ें करूँ। जो देखता है उससे आदमी नोट भी करता है कि भाई इन चीज़ों की कमी है। और एंटी इनकम्बेंसी को कैसे देखते हैं? क्या रघुवीर कादियान के लिए एंटी इनकम्बेंसी इस बार दिखाई देती है? ये दो सवाल जो आपने पूछ लिए मेरे ख्याल से मेल भी खाते हैं। आपने भी उसी हिसाब से पूछे। मेरे हिसाब से तो करीब 2.5 दशक से रघुवीर कादियान लगातार विधायक है, और लगातार विधायक होने के बाद जिसके अंदर 10 साल तो सरकार भी उनकी रही। हालांकि मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि सरकार रहे ना रहे, विधायक का काम है विधानसभा में अपनी आवाज़ें उठाना, अपनी पॉलिसीज़ को करना। जब वो विधायक बन जाते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं रहते, वो पूरे विधानसभा के होते हैं। और जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो भी किसी पार्टी के नहीं रहते, वो पूरे हरियाणा के हो जाते हैं। तो मनोहर लाल जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने कभी किसी विधायक को, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि स्ट्रेंथन करने का काम किया। मेरा जवाब थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन ये सवाल ऐसा है जिसका उत्तर मिलना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये पता भी चलना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मनोहर लाल जी ने विधायकों को मजबूत किया, विपक्ष के विधायक को भी उतना ही ग्रांट दी, और अपना जो सत्ताधारी जो पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के या जो समर्थित विधायक थे उनको भी 25 करोड़ की ग्रांट पीडब्ल्यूडी रोड्स की ये जो बनाने के लिए दी गई। अब आपने अपना विधानसभा का सत्र देखा होगा जिसमें मनोहर लाल जी ने ऑन द फ्लोर, रिकॉर्ड है ये बोला था कि रघुवीर कादियान उन 3 विधायकों में से एक हैं जिन्होंने अब तक मुझे कामों की लिस्ट भी नहीं दी, जो काम विधानसभा में करवाने चाहिए। ये देखिए कितनी विडंबना है कि वो बंदा जो 2.5 दशक से लगातार, उम्र का भी तगाजा हो जाता है। अब मैं इस बारे में देखो कुछ नहीं कहूँगा, जनता बना रही है। टंग भी स्लिप हुई थी उनकी, बाद में कुछ हुआ, वो बीच में हुड्डा साहब ने करा दिया। कि बेरी विधानसभा बहुत आगे है, बहुत बड़ी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं 2.5 दशक से एक ऐसे विधायक ने बेरी विधानसभा को पूरे तरीके से पीछे लाके छोड़ दिया है। आखिरी की 5-4 विधानसभाओं के अंदर होगी। यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं हुआ, यहाँ कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी कोई इंस्टीट्यूट नहीं आया। देखिए, नेतृत्व तो उनका था, मांगना उनका था। मेरी अगर कहीं बात करें तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत खूब जो है हाईवे के जाल बिछे हुए हैं। बेरी से कोई अच्छा सा बड़ा कोई हाईवे निकले या कोई बेरी से कोई रेलवे लाइन निकले, इसकी मैं पुरजोर कोशिश करूँगा। ये रेलवे लाइन और हाईवेज़ निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ जो हैं वो स्वतः आने लग जाती हैं, और वो जब आ जाएंगी तो फिर उससे डबल, एक तो देखो पैसा आएगा, इलाके के अंदर पैसा आता है, फिर उसके बाद ये है कि जब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ आती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो फिर रोज़गार की जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाते हैं। एक प्लान तैयार किया जा रहा है, उसको हम जब
जनता आशीर्वाद देगी तो हम उसको कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की, जिससे वो जो वाटर लॉक्ड एरिया है वो हमारी धरती जो है वो सुधरने का जो काम करे। शुक्रिया बात करने के लिए। विक्रम काद्यान थे, धरती को सुधारना चाहते हैं, बेरी हल्के को सुधारना चाहते हैं। देखते रहे हिकमत पोस्ट।